हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की आज ये दूसरी क्लास है। इस चैप्टर में हम लोगों ने पीछे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ को डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग डायमेंशंस को देखने वाले हैं कि वो कौन से डायमेंशंस हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से शुरू करते हैं। ये 5 डायमेंशंस है: इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेट। तो एक एक करके हम लोग सारे डायमेंशंस को देख रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बढ़िया से समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसके ऊपर ध्यान दें। अगर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ होती है तो उससे क्या होगा कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम जो कि बेसिक खर्चों, बेसिक इन्वेस्टमेंट्स, बेसिक सेविंग्स के बाद जो इनकम बच गई आपके पास, वो डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम खर्च किया जा सकता है, तो और ये इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए ये कहा जाता है कि जीडीपी बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जिसको हम डिस्पोज करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने सारी ज़रूरी खर्चे कर लिए हैं, अब ये हमारे पास कुछ बची हुई इनकम है, तो इससे हम अपना मोबाइल फ़ोन, कपड़े और लग्जरी की चीज़ें खरीद सकें। ऐसी इनकम डिस्पोजेबल इनकम कही जाती है। जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के बाद और सारे इन्वेस्टमेंट्स को करने के बाद जो इनकम बच जाती है, तो ये डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ेगी तभी इकॉनमी में ये कहा जा सकता है कि भाई इकॉनमी वाकई अच्छा कर रही है। डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये कब बढ़ेगी? जब जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी कब बढ़ेगी? जब हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हमारे देश में एग्रीकल्चर एक मुख्य हमारा इकॉनमिक हमारी एक्टिविटी मानी जाती है। तो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स को किसानों के फेवर में पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, मॉडर्न टूल्स यूज़ किए जाएं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाए, फार्मिंग को जितना बेहतर बनाया जा सके ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं जिससे कि यंगस्टर्स भी, जो गांव में रहने वाले युवा हैं जो माइग्रेट कर जा रहे हैं, वो माइग्रेट ना करें और एग्रीकल्चर में ही अपना योगदान करें, एग्रीकल्चर को एक करियर के रूप में देखें। अगर ये हुआ तो हमारे देश में चूँकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं तो हम लोग बेहतर कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जीडीपी को बढ़ाने के और भी तरीक़ों पे आप विचार करेंगे। फ़िलहाल तो सिर्फ हमें इस चैप्टर के हिसाब से इतना ही समझना है और इस टॉपिक में कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो लोग खरीदारी करना शुरू करेंगे, लोगों में परचेजिंग पावर आएगी, लोगों में परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगा तो बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़ेगा। आई होप दैट वी आर वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। हाई इन्फ्लेशन रेट इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़रूरी है और इस मसले पे बार बार बात होती है कि महंगाई दर को कैसे कम किया जाए। महंगाई दर का और इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? रुपए की गिरती हुई वैल्यू, डी वैल्यूएशन ऑफ मनी, डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन। तो 100 रुपये में पहले कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती थी और अभी कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, इसको अगर कंपेयर किया जाए तो इससे पता चलेगा कि अभी कम चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। इसका अर्थ है कि महंगाई बढ़ गई है। अब 10% आमतौर पे इन्फ्लेशन हो सकता है प्रैक्टिकली, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में रखना है ये देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इकॉनमी के लिए एक प्रॉब्लम है। इसका बहुत बड़ा असर बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ता है। तो महंगाई दर को नियंत्रण में रखना इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए एक मेजर चैलेंज है और पॉलिसी मेकर्स के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। लो इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स यानी बैंक अगर कम रेट्स पे लोन देना शुरू कर दे और बहुत अट्रैक्टिव रेट्स पे लोन दे तो लोग घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए लोन्स लेंगे। इससे जब घर खरीदने के लिए लोन्स लिए जाएंगे तो घर बनेंगे भी। घर अगर बनते हैं तो हाउसिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक तरह का ग्रोथ दिखाई पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर्स के लिए क्रिएट होती हैं। जो सप्लायर्स हैं, इस इंडस्ट्री में काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं, उनके लिए एक मार्केट डेवलप होता है, वहाँ डिमांड बढ़ती है सीमेंट की, टीएमटी बास की और ब्रिक्स की और इन सारी चीज़ों के लिए, टाइल्स की और वगैरह वगैरह सभी चीज़ों की। तो उससे लो इंटरेस्ट रेट होने से भी इकॉनमी में इकॉनमिक एनवायरनमेंट अच्छी होती है और उससे बिजनेस एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिलता है। जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, इस तरह की इकॉनमिक पॉलिसीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। हम लोग डीमोनेटाइजेशन को इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं, सो अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे इतनी ही बात हमें समझनी चाहिए कि इकॉनमिक पॉलिसीज़ का बहुत फ़र्क बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इकॉनमिक पॉलिसीज़ से ही इकॉनमिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है।
तो पॉलिसी मेकर्स को फिर वंस अगेन यहाँ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं, जिससे कि एक ऐसा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जो बिजनेसेस को और ज़्यादा प्रमोट कर सके। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ ये तो हम लोग देखने वाले हैं ही। डिमोनेटाइजेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ। ऐसा देखा गया कि कैशलेस इकोनॉमी लाने की कोशिश की गई है, कि यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लगाया गया, और जीएसटी के बाद बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम दिक्कतें आई। लेकिन अभी भी इकॉनमी के बारे में अलग अलग इकोनॉमिस्ट की राय है। कुछ कहते हैं कि ये अच्छा हुआ, ज़्यादातर ये भी सुनने में आता है कि नहीं, जीएसटी को सही तरीके से लागू करना चाहिए था। इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अदरवाइज़ आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट इम्प्लीमेंट करना कैसे है इसको थोड़ा और देखना चाहिए था। तो तमाम तरह की बातें हैं। वैसे हम लोग इसके इफ़ेक्ट अच्छा हो या अच्छा ना हो वो तो एक बात की बात है, लेकिन यहाँ ये ज़रूर है कि इन पॉलिसीज़ का असर ज़रूर पड़ता है, ये एक फैक्टर है। हम लोग चूँकि इस यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डिफाइन करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश में हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है, वैसे सभी लोग जो जिनका खाता नहीं था बैंक में, उनको बैंक का खाता हो, इसके लिए मुहिम चलाई गई। ये मुहिम आज 15 वर्षों से चल रही थी। अभी कुछ वर्षों पहले जब गवर्नमेंट ने जन धन खाता योजना एक मुहिम बना के और जन धन अकाउंट खुलवाने शुरू किए, तो इसमें बहुत तेज़ी आई। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स भी काफ़ी हुए। रूरल ब्रांचेस काफ़ी ओपन हुए। रूरल ब्रांचेस ओपन हो जाने से लोगों के लिए सुविधाजनक हो गया। पहले उनको बहुत दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था, अब बैंक उनके गांव के नज़दीक है या गांव में ही है। तो इसका लाभ ये हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, और सरकार की भी ये पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स हों। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अकाउंट्स होने से लाभ क्या है? ट्रेड आसान हो गया, पैसे का लेन देन आसान हो गया, लोगों ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू की। सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ अगर कहीं मिलना है किन्हीं को, तो वो सीधा बैंक में चला जा रहा है। तो इससे फिर इकॉनमी के ऊपर फ़र्क पड़ा है क्या? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोगों को अगर लाभ सही समय पे मिल जा रहा है तो इससे इकॉनमी ऑन द होल इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस इन अ गुड वे। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है स्टूडेंट्स। बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाने के बाद से क्या हुआ है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स अलग अलग शहरों में आप देखेंगे। कहीं पे सड़कें बनाई जा रही हैं, तो कहीं पे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हुई है, कहीं पे किसी प्रोजेक्ट पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हुआ ये कि गवर्नमेंट को एक तरफ रेवेन्यू मिल जा रहा है, दूसरे तरफ ये कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ गेटिंग इम्प्रूव्ड, और साथ में प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये दोनों के लिए ही अच्छा है। गवर्नमेंट ये मानती है कि हमारा काम एडमिनिस्ट्रेट करना है, हमारा काम कंस्ट्रक्ट करने का काम हम स्पेशलिस्ट को बुला के देते हैं। तो यही पब्लिक प्राइवेट मोड का पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स चलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत जगहों पे सरकारी स्कूल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाने की कोशिश की जा रही है। एक कोशिश हमारे यहाँ रेलवेज़ ने की, जबकि एक प्राइवेट ट्रेन चलाने की कोशिश की गई। तो इस तरह के जो प्रयास हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, इससे इकॉनमी को बेनिफिट मिल रहा है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बेटर हो रहा है, क्योंकि यहाँ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अब जब जॉब्स की बात चल रही है तो यहाँ एक बात ये कर देनी ज़रूरी है। हालांकि इसको सोशल फैक्टर्स में भी बात किया जा सकता था, लेकिन यहाँ भी बात, कंट्री में जॉब्स क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉब क्रिएट होगी तो उससे एक इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बेटर होगी। और ये पीपीपी मोड जॉब्स क्रिएट करने के लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर है। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पीपीपी मोड में रन करेंगे, उतना ही ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स इवॉल्व होंगे, और नए जॉब्स क्रिएट होना, इवॉल्व होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप अपने कंट्री में बेरोज़गारी की दर देख रहे हैं, 20% से भी ऊपर जा चुकी है। तो ये एक कंसर्निंग बात है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इससे बेरोज़गारी अगर बढ़ेगी तो इससे ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचेगा। अब लिक्विडिटी और मनी सप्लाई की बात अगर की जाए, इकॉनमी में, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में पैसे का फ्लो होता रहना चाहिए, खरीद बिक्री चलती रहनी चाहिए। इसी को मनी सप्लाई बोलते हैं। ये अगर स्टैग्नेट कर गया, जैसे अभी की पोजीशन अगर आप देख सकते हैं, तो जितने भी गोडाउन्स में मटेरियल उलझे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ये मनी सप्लाई को क्या है, इन्होंने रोक रखा है।
लोग खरीद नहीं रहे हैं, शॉपकीपर्स सेल नहीं कर रहे हैं, बिजनेसेस जहाँ के तहाँ हैं, तो ये स्टेग्नेशन का फेज़ है। स्टेग्नेशन का फेज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरा होता है। जितना ज़्यादा लिक्विडिटी बनी रहेगी, और लिक्विडिटी तभी बनी रहेगी जबकि ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, तो ये ट्रांजैक्शंस होते रहें, ये इकॉनमी में देखना ज़रूरी है। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट इसी से जुड़ी हुई बात है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट बना रहना चाहिए, ट्रेड हमेशा हो, उसमें बैलेंस हो ट्रेड में। उसी तरीके से पेमेंट्स भी जो है टाइमली हो, लोगों के पैसे रुके ना किसी भी जगह पे, जॉब कर रहे हो तो वहाँ ना रुकें, सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ ना रुकें, तो पेमेंट्स का फ्लो बिल्कुल बैलेंस तरीके से चलता रहे, तो ये एक साइकिल में घूमता रहता है, एंड दैट इज़ गुड फॉर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल डेट की अगर बात की जाए तो विदेशों से कर्ज लेना अच्छी बात है। कर्ज अगर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज से लिया जा रहा है और जो लोन में ली गई राशि जो है उसको अगर कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया जा रहा है इकॉनमी में, तब तो ये बहुत अच्छा है। बट अगर उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, वो बिना यूज़ के ही अगर आपने लोन ले लिया है, या फिर आपने उसको अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सस्टेनेंस के लिए उस लोन का अगर सहायता उसकी ली जा रही है, तो दैट इज़ नॉट गुड। इंटरनेशनल डेट एक फैक्टर है इकॉनमी में, इंटरनेशनल डेट भी कंट्रोल में रहे, एंड इफ़ any kind of loan is being taken, it has to be taken so that there is a constructive use. Whenever there is a scope for constructive use of any kind of loan, the country must go for it. इसका बिजनेस इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट से पढ़ने वाले, इस डायमेंशन से बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर पढ़ने वाले फ़र्कों को देखा, क्या फैक्टर्स हैं उसको देखा। आइए हम लोग सोशल इन्वायरमेंट की तरफ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सोशल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आने वाले ये जो फैक्टर्स हैं, इनका वैसे तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि इन्वायरमेंट का असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के ऊपर होता है। तो इस सेक्शन में हमें सिर्फ उन फैक्टर्स की चर्चा करनी है जो सोसाइटी में प्रिवेल करती है आज हमारे, और सोसाइटी में चूँकि सोशल इन्वायरमेंट किस तरह का है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से कहीं ना कहीं बिजनेसेस को रन करना होता है। तो हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं और हमें यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। हमारे सोसाइटी में सोशल एक बिलीफ है, गवर्नमेंट जॉब्स को हमारे यहाँ बहुत एक महत्व दिया जाता है, और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही ज़्यादातर अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ कुछ IIT, IIM इन चीज़ों की बात ख़ास तौर पे होती है, एम्स की बात होती है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अब 135 करोड़ की आबादी में आज हम लोग इन चीज़ों में और गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, और कहीं ना कहीं ये एक सोशल इन्वायरमेंट को बिल्ड करता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिटिव माहौल है। बचपन से ही विद्यार्थियों को काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो कहीं ना कहीं इन जगहों पे स्थान बना सकें, और ये मान्यता है कि यहाँ पे स्थान बनाएंगे तो फिर उससे ये गवर्नमेंट जॉब में कहीं चले जाएंगे तो उससे एक बेटर लाइफ होगी उनकी। तो ये सोशल बिलीफ हमारे देश में है, और ओवरऑल सभी जगहों पे ये है। जॉब्स को एक सोशल सिक्योरिटी माना गया है, गवर्नमेंट जॉब को ख़ास तौर पे एक सोशल सिक्योरिटी माना गया है, या फिर देश के किसी संस्थानों में पढ़ना, इसको एक सोशल सिक्योरिटी माना गया है। यही बिलीफ के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी में इस बिलीफ के वजह से क्या हुआ है स्टूडेंट्स, इस बिलीफ के वजह से बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहा है, जिसमें कि IIT, JEE की तैयारी, एम्स की तैयारी, नीट की तैयारी और मेंस एडवांस की तैयारी, इसके लिए लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं, और इससे एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इवॉल्व होता है। देश के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ की पूरी इकॉनमी ही इसी पे आधारित है, जहाँ यही होता है, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वो तैयारियाँ करते हैं, और पेरेंट्स उनको भेजते हैं इस एस्पिरेशन के साथ कि उनका करियर अच्छा हो। तो हमारे देश में ये एक सोशल बिलीफ है। आइए अगले उसके तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ समानता के अधिकार के ऊपर बहुत बात होती है। रिजर्वेशन हमारे यहाँ एक बहुत चर्चा में आया हुआ मुद्दा है। इसके लिए देश का इतिहास जुड़ा हुआ है, और पॉलिसी मेकर्स ने कुछ ना कुछ समझते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए इसको डेवलप किया है।
ये बिलीव्स बिजनेसेस के ऊपर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर फ़र्क डालती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए इन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इक्वल स्टेटस की बात हमारे यहाँ की जाती है। पहले और अब की तुलना में हमारे यहाँ दहेज प्रताड़ना के मामले अब कम हो गए हैं, चूँकि महिलाएं अब जो हैं आत्मनिर्भर हैं और इसकी काफ़ी एक बात होती रही है। अब आपको कार्यस्थल पे किसी भी क्षेत्र में महिलाएं और उनके साथ उनके कोवर्कर्स में मेल मेंबर्स, तो मेल और फीमेल दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई है हमारे देश में। तो वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका है ऑलमोस्ट ऑल, और अभी जिन जगहों पे नहीं हुआ है वहाँ पे ये प्रोसेस में है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल हो चुका है। इसको समझने की ज़रूरत है। अब ये कहा जाए कि गांव में नहीं हुआ है और शहरों में हो गया है। शहर में महिलाएं काम करती हैं, वो स्कूटी वगैरह से अपने काम कार्यस्थल पे जाती हैं। गांव में भी होता है, गांव में भी खेत में महिलाएं और पुरुष दोनों आपको काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे और वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी शायद पहले से ही रहा है। तो दोनों जगहों पे लोग, अगर काम की जहाँ तक बात हो, हाँ पढ़ाई का जहाँ तक प्रश्न है, चाइल्ड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक आंदोलन चला, एक अभियान चला। अभी भी लिटरेसी रेट, अगर फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड लिटरेसी रेट की बात की जाए तो उस पर अभी भी काम चल रहा है और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हमारे सोसाइटी में मूव कर रही हैं वो एक टाइम जल्दी ही आएगा जबकि हमारी लिटरेसी रेट 100% की होगी। इसमें टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लोगों के एटीट्यूड में डेफिनेटली बदलाव आया है, इसके कारण से कस्टमर्स के एटीट्यूड में भी बदलाव काफ़ी आया है। हमारे यहाँ अब लग्जरी गुड्स की डिमांड मिडिल क्लास में बढ़ गई है और लोग लग्जरी पसंद करते हैं। इसके पीछे शायद रीज़न हो सकता है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है, नहीं भी बढ़ा है तो एस्पिरेशंस हैं कि लग्जरी गुड्स के तरफ हम जाएं और इससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डेफिनेटली, बिजनेस एनवायरनमेंट को डेफिनेटली इससे फ़र्क तो पड़ता है कि लोगों की टेस्ट किस तरह का है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। यहाँ पे मैं अगर चर्चा करूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट क्यों आई है, क्योंकि हमारे देश में ऑलमोस्ट ऑल सभी जगहों पे अब बिजली उपलब्ध है, बिजली और सड़कें। तो बिजली और सड़कें अगर उपलब्ध हो जाएं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत आवागमन के साधन हो और बिजली हो, तो गांव में भी अभी बिजली है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़ और मोबाइल फ़ोन इंटरनेट टेक्नोलॉजी के कारण जो सूचनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं और लोगों के एटीट्यूड में जो परिवर्तन आया है, इससे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ की अगर बात करें, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की खासतौर पर नवजात जन्म शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है। ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर है कि लोगों के एटीट्यूड में बदलाव आया है, लोग इन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। तो पहले से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हुई है। हमारे ट्रेडिशन और कस्टम्स में बदलाव देखे जा रहे हैं और इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रेडिशन तो हमारे उसमें धीरे धीरे बदलाव, ट्रेडिशन में आने वाले बदलाव बहुत जल्द दिखाई नहीं देते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको ये बदलाव समझने हो तो आप हमारे यहाँ आयोजित होने वाले शादियों को देखिए। आज से 30-40 साल पहले जो शादियाँ होती थीं और अब जो होती हैं उनमें काफ़ी फ़र्क दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आज से 30-40 साल पहले जो दुर्गा पूजा मनाया जाता था और अब जो मनाया जाता है उसमें काफ़ी फ़र्क दिखाई पड़ेगा। तो कस्टम्स और ट्रेडिशंस में ग्रेजुअली बदलाव आता है, ग्रेजुअली मॉडिफिकेशंस होती हैं और सोसाइटी अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होती है वैसे वैसे ये बदलाव देखे जाते हैं, लेकिन इनका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने इस सेक्शन में चर्चा की सोशल डायमेंशंस को समझते हुए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सोसाइटी में महत्वपूर्ण हैं और अपना एक स्थान रखते हैं, जिनकी चर्चा यहाँ होनी। ये सारे फैक्टर्स इनडायरेक्टली डेफिनेटली बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लीगल डायमेंशन को, लीगल इन्वायरमेंट के डायमेंशन को समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम देख लेते हैं कि लीगल इन्वायरमेंट का किस तरीके से इन्फ्लुएंस बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। लीगल इन्वायरमेंट में कई तरह के लॉज हैं, एक्ट्स हैं, जिनका कि बिजनेस हाउसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनके अंतर्गत कार्य करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। दुकान कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, कौन सा वीकडे ऑफ होगा,
किस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स लोकल लेवल पे दी जाती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ये बिजनेसेस ऑपरेट हो रही हैं, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी जाने वाली ऑर्डर्स को आपको मानना होगा। या फिर इन केस कभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, खास तरह के इंडस्ट्रीज़ के लिए, इस तरह के ऑर्डर्स, जैसे कि आपको वेस्टेज जो सीवरेज है उसको प्यूरिफाई करके ही फिर आपको किसी वाटर बॉडी में उसको भेजना है, तो इस तरह के अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स का कंप्लायंस कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को करना होता है। इसी बीच में वैसे ऑर्डर्स जो कोई कोर्ट जजमेंट्स हों उनको मानना, या ये कोर्ट जजमेंट सब अलग अलग तरह की कोर्ट से आ सकते हैं, हायर कोर्ट से लेके और बिल्कुल लोकल कोर्ट तक, या फिर किसी कमीशन से लेके, किसी ट्रिब्यूनल से लेके, कहीं से भी इस तरह के जजमेंटल ऑर्डर्स, जो जजमेंट किसी भी तरह के कमीशन, ट्रिब्यूनल, कोर्ट से दिया या जारी किया गया हो, उसको भी उसके अंतर्गत ही बिजनेसेस को ऑपरेट करना होता है। ये लीगल इन्वायरमेंट ये का डायमेंशन लोग देख रहे हैं, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर कोई भी कंपनी है तो उसको कंपनीज़ एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनीज़ एक्ट 1956 के जो भी रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 का है, फेमा है, ट्रेड यूनियन एक्ट है इंडस्ट्रीज़ के लिए और ट्रेड्स के लिए, जो भी अब ये 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट है, इसको फॉलो करना है आपको। फैक्ट्रीज़ एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तब इसके लिए बहुत टीवी पे विज्ञापन आते थे किस तरीके से कंज्यूमर्स को अपना, उपभोक्ता को अपना अधिकार जानना चाहिए। अभी भी अलग अलग ज़िलों में उपभोक्ता फोरम बनाए गए हैं, उपभोक्ता अदालत बनाए गए हैं, कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं, जहाँ पे कि कंज्यूमर्स अपने राइट्स के लिए अपील कर सकते हैं और अपने राइट्स के लिए जो है वो लड़ाई लड़ सकते हैं। कंपटीशन एक्ट 2002 में बनाया गया। तो ये सभी लॉज के अंतर्गत ही बिजनेसेस को ऑपरेट करना होता है और इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बिजनेस एनवायरनमेंट पे पड़ता है। लीगल पॉलिसीज़ और बहुत सारे बिजनेसेस को लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो लाइसेंसेस की प्रक्रिया को फुलफ़िल करना। अब जब हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग FIIs को प्रमोट करेंगे, FIIs के लिए बहुत इनकरेजिंग लॉज बनाएंगे, तो वहाँ यही बात किया जाता है। उसका आशय यही होता है कि हम लाइसेंसिंग को इजी बनाएंगे, इसको कन्वीनियंट बनाएंगे, तो इसमें कम समय लगे और कम बहुत सुविधाजनक तरीके से इसको स्मूथली ये हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ वैधानिक चेतावनी को लिखना, ये इंश्योर बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारी रूल्स की वजह से हो पाता है। ये सारी व्यवस्था हमारे लीगल एनवायरनमेंट की वजह से ही बिल्ड हो पाती है। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट वेल रेगुलेटेड होगा तभी वो बेटर कर पाएगा। स्टूडेंट्स ये समझना यहाँ ज़रूरी है कि लीगल एनवायरनमेंट से क्या होता है। तो लीगल एनवायरनमेंट से बिजनेसेस को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में सहायता मिलती है। अब हम लोगों ने फेमा पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। तो जो भी कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में हैं, वहाँ पे इसको देखना बहुत ज़रूरी है। या जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे इस एक्ट के वजह से बिज़नेस रेगुलेटेड है, बिज़नेस वेल मैनेज्ड है, अंडर द कंट्रोल। अगर कोई कंट्रोल ना हो तो वो ठीक नहीं है। एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस का होना और उनका क्लियर होना, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। एडवर्टीज़मेंट्स जो प्रोडक्ट्स के किए जाते हैं, उन एडवर्टीज़मेंट्स के ऊपर भी चेक लगाना लीगल इन्वायरमेंट की वजह से संभव हो पाता है। कहीं कंपनी ने कुछ गलत एडवर्टीज़मेंट तो नहीं कर दिया है, कोई गलत कमिटमेंट या प्रॉमिस तो, या गलत सपने लोगों को दिखा के उनको कहीं चीट तो नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर लीगल इन्वायरमेंट के वजह से फ़र्क पड़ता है। इनको समझ लेने के बाद आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें। टेक्स्ट बुक को पढ़ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों पॉइंट्स पे क्लियर रहना ज़रूरी है। आइए हम लोग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को देखते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पूरी तरीके से बिज़नेस का बदल चुका है। ये डायमेंशन ने बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। सारी चीज़ें एक साथ बदल चुकी हैं। पहले मोबाइल रिचार्जेस जो दुकानों में जाके लोग करवा रहे, मैनुअली करा रहे थे, अब सब कुछ UPIs के ज़रिए हो रहा है। मोड ऑफ़ पेमेंट जो है वो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही आप करते हैं। वो चाहे रेल बुकिंग हो, एयरलाइंस की बुकिंग हो,
टूर ट्रैवल्स हो, होटल बुकिंग हो, सारी चीज़ें अब आपको एक ऐप से ही मिल जा रही हैं और इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है बिज़नेस के ऑपरेट करने में। प्राइसेस कॉम्पिटिटिव हो चुकी हैं पूरी तरीके से और कस्टमर्स के पास कंपेयर करने का बहुत बड़ा मार्जिन है। एक तरीके से कहें तो सर्विस काफ़ी इम्प्रूव कर गई है, कस्टमर को सर्विस देने में सब लोग लगे हुए हैं और बेटर सर्विस की एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर्स की काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब कंज्यूमर्स को हर एक चीज़ में बेटर सर्विस चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं जो कि अभी सर्विस बेस्ड ही हैं। अब होम अप्लायंसेस ख़रीदने के पहले कस्टमर्स ये पता लगा लेते हैं कि किस कंपनी की होम सर्विस कितनी अच्छी है और होम सर्विस जानने के बाद ही उनके रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन चेक करने के बाद ही वो जाके रेटिंग्स देख के और तब प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो सर्विस इतनी इम्पॉर्टेंट बन चुकी है क्योंकि होम सर्विस, डोर स्टेप पे सर्विस एक तरीके से कस्टमर के बिल्कुल टेस्ट में आता जा रहा है। इसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि प्रोडक्ट्स लगातार इनोवेटिव हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स में लगातार बहुत कंपनीज़ को R&D में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। और बिज़नेस इन्वायरमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? बिज़नेस इन्वायरमेंट फर्दर बहुत डायनेमिक बन चुका है। अभी बिज़नेस में अगर कोई ये चाहे कि वो मैनुअल तरीके से बिज़नेस को ट्रेडिशनल तरीके से ऑपरेट कर लेगा तो ये बहुत मुश्किल है। अगर ख़ास तौर पे आप सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली अब आपको ऐप बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिज़नेस ही करना है, ये तो आप मानते हुए चलें। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, मैं इस टॉपिक के बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि इसके बारे में आपको मैं समझता हूँ कि यू आर टेक्निकली मोर साउंड, आपके पास ज़्यादा कंटेंट इस पर बोलने के लिए है एंड यू बेटर अंडरस्टैंड थिंग्स कि किस तरीके से मोबाइल गेमिंग कंपनीज़ ने अलग अलग तरह के ऑफर्स चलाए हुए हैं। आप में से बहुत लोग इन चीज़ों को यूज़ भी कर रहे होंगे और खेल भी रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें बदलते हुए बिज़नेस को दिखाती हैं। एडवर्टीज़मेंट का तरीका इस हिसाब से बदल चुका है और बहुत सारी नई चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को यहाँ क्लोज़ करते हैं एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। उसको हम लोग दूसरे वीडियो में आपके सुविधा के लिए डाल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के बाद आप अगली वीडियो में ये देखिएगा कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनमें क्या हुआ, ये क्या चीज़ें थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।